नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवमोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी पे। कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए डेली बेसिस पर ऐसे शिक्षा चल रही। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज आपके लिए पॉलिटी की अगली श्रृंखला हम लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान का 52वां संशोधन यानी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट, जो आया था 1950। इसे समझने वाले हम कि दल बदल के लिए कैसे दल बदल की व्यवस्था पर रोक लगाने का प्रयास किया, कैसे कौन सी और कौन कौन सी चुनौती, कैसे पहले चुनौती, इन पूरी चीजों को समझते 52वें था कैसे दल बदल होता है, कैसे सदस्यता रद्द हो जाती है, कौन कौन से नियम कानून है, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो डेली बेसिस पर आपका अमेंडमेंट तो चल ही रहा है, साथ में आपका आईआर भी चल रहा है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो आपको द्विपक्षीय संबंधों या विश्व के बड़े ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बने हुए, बहुपक्षीय संगठन बने हुए, संगठन बने हुए पर भारत या विश्व में कोई अलग अलग देशों कहीं कुछ के नहीं, आप उन वीडियोज को भी देखेंगे तो आपको पता। ठीक है, संविधान का 52वां अधिनियम यानी कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1980। इससे पहले आप इस टाइप करिए, साथ ही अपने शेयर करिए, लाइक और कमेंट से शुरू करते हैं। इससे पहले आपका मैं 30 सेकंड का समय लेने हूँ। अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही खास, अभ्यर्थी से अधिकारी तक बनने के क्रम में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आप फिल्म्स का, मेंस का, इंटरव्यू का पूरा पैकेज मिलने वाला है। और अगर कहीं भी किसी भी स्टेज पर आपका गड़बड़ होता है, मान लीजिए आपका प्री दिक्कत हो रहा है, मेंस में नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यू में नहीं हो पा रहा है, तो अनअकैडमी क्या कर रहा है, आपको 100% फीस गारंटी दे रहा है। मिलेगा कैसे आपको फीस रिफंड? इसके लिए बस आपको एक कोड अप्लाई करना है, वो है कोड CU5। जैसे आप CU5 अप्लाई करेंगे, आपके लिए कोड जनरेट हो जाएगा। और मान लीजिए आप किसी भी स्टेज पर गड़बड़ होते हैं, तो आपको 2 साल का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी आपको तैयारी करने के लिए। और फिर भी कहीं गड़बड़ होता है तो अनअकैडमी आपको पूरी फीस रिफंड करने के लिए तैयार है। तो आप सोचिए, अच्छा ऑफर आपको, आपका सिलेक्शन लेने की गारंटी ली जा रही है। ठीक है, कि आपको पक्का सिलेक्ट करा के ही मानेंगे। ठीक है, अनअकैडमी का एक प्रॉमिस है कि आपको अभ्यर्थी से अधिकारी बनाकर ही मानेंगे। तो आपको करना है, आपको बस CU5 कोड लगाना है। जैसे आप CU5 कोड लगाएंगे, आपका डिस्काउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो जल्दी से CU5 कोड लगाओ भैया, और डिस्काउंट के साथ साथ इसका फायदा उठाओ कि आपकी अगर नहीं हुआ, कुछ दिक्कत हुई, कुछ परेशानी हुई, ताकि ऐसा होगा नहीं, आप 100% से लेंगे तो आपको 100% फंड होने वाली। तो जल्दी से अनअकैडमी ज्वाइन करिए सिपाही कोड लगाकर, और डिस्काउंट के साथ इस ऑफर को पाइए, जिससे आपका भला होने वाला। जल्दी करिए, बहुत कम समय के लिए ऑफर अवेलेबल है। इसी के साथ आपके ऑप्शनल बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। ऑप्शनल बैचेस देख रहे हैं, ढेर सारे सब्जेक्ट के शुरू हो रहे हैं। तो आपको ऑप्शनल बैचेस का फायदा कैसे मिलने वाला, तो वो भी सेम आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। आपको CU5 कोड लगाना पड़ेगा। CU5 कोड लगाएंगे तो आपको ढेर सारे डिस्काउंट मिलेंगे ऑप्शनल बैचेस में। तो जल्दी से CU5 कोड लगाइए। देखिए, आपको टॉप के एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपका भला होने वाला है। तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शनल शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है, आप इसकी तैयारी में लग जाइए। आपको सारे के सारे देखिए लाइव क्लासेस चलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। टेस्ट सीरीज होगी 20+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी। साथ में आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, और उसको डिटेल्ड इवेल्युएट किया जाएगा कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, कैसे गड़बड़ कर रहे हैं। तो बस CU5 कोड लगाना है, और ये सारी सुविधाएं आपके पास डिस्काउंट के साथ, लगभग 50% तक का डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल होगा CU5 कोड लगाने पे। तो जल्दी से CU5 कोड लगाइए और अपना बनाइए। करते आज का हमारा चैप्टर। एक चीज और आपको बताना मैं भूल ही गया, मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। CU5 कोड का एक और फायदा है, आपके लिए EMI बेस पर, ठीक है, एक पर मंथ का बैच अवेलेबल हो जाएगा। आपको CU5 कोड लगाना है, और हर मंथ आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ, ये आपको एक एग्जांपल के तौर पर बहुत कम होता है EMI, जैसे CU5 कोड लगाए, इस EMI में बहुत कमी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको CU5 कोड लगा के पर मंथ यानी EMI बेस पर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, आसानी से आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, और हर मंथ अपना धीरे धीरे फीस कोड, जल्दी से CU5 कोड लगाइए और अपने, ठीक है, सपनों को साकार करने के प्रयास में लग जाइए। करते हैं हमारा 52वां
1950। संविधान का 52वां संशोधन विधेयक 1985, ठीक है, से जुड़े उद्देश्यों और कारणों का अभिनय, जिसे संविधान अधिनियम 1985 के रूप में अधिनियमित किया गया था। पहले उस पर देख लें किस कारण से आया था। आप जानते हैं राजनीतिक दल बदल की बुराई राष्ट्रीय चिंता का विषय रही है। आप सोचिए 97 से लेकर, अगर एक एग्जांपल दो आपको 1971, ठीक है, आप सोचिए कम से कम लगभग 10 सरकारें बनी, कहाँ पे, बिहार में, और एक कैसी थी, कोएलिशन गवर्नमेंट के द्वारा। इधर का उधर, इधर का उधर, पार्टी बदलाव, इनके साथ आओ, उनके साथ आओ। ऐसे में यह चिंता का विषय था, राष्ट्रीय चिंता का विषय बनते जा रहा था। यदि इसका मुकाबला नहीं किया गया तो हमारे यहाँ लोकतंत्र की नींव और इसे कायम रखने वाले सिद्धांतों को कमजोर कर देगा। इसी बात को लेकर चिंता, इसी उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा संसद में अभिभाषण में आश्वासन दिया गया था कि सरकार संसद के वर्तमान सत्र में एक दल बदल विरोधी विधेयक के पास करने का इरादा रखती है और विधेयक दल बदल को गैर कानूनी घोषित करने और उपरोक्त आश्वासन पूरा करने का, इस बात को ध्यान। इसी के साथ क्या हुआ, विधेयक ने शुरुआत हुई तो विधेयक क्या किया, विधेयक संविधान में संशोधन करके यह प्रावधान करना चाहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का एक निर्वाचित सदस्य जो है वह किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के रूप में, और संसद या राज्य विधानमंडल का एक नामांकित सदस्य है वह जिस समय अपनी सीट लेता है, या एक राजनीतिक दल जो अपनी सीट लेने के लिए 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, उसे दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वे स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है या ओढ़ देता है या यानी कि इसमें क्या क्या प्रावधान है आपको बताते चलते, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे दल बदल होगा। ऐसे दल के किसी भी निर्देश के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करना, जैसे बहुत बार होता है सदन में विभिन्न चीजों पर मतदान होता है तो आप पार्टी जो कर रही है उसको मतदान करने के बजाय अपने मन से कुछ और मतदान, क्रॉस वोटिंग, ऐसे में ऐसे दल से निष्कासित किया जाना चाहिए, ऐसे दल से आप बाहर हो सकते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल का एक स्वतंत्र सदस्य भी अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वो अपने चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, कि आपने चुनाव तो किसी और पार्टी से लड़ा, वोट कर आपको सपना है कि ये पार्टी गड़बड़ है और दूसरी पार्टी में, ऐसे में बड़ी परेशानी हो जाएगी। आप सीधा सीधा आपका जहां से भी आप जीत के आए हो, जिस भी पार्टी से जीता वो चुनाव रद्द हो जाता है और आप सोचिए आप सीधे सीधे दल से। के साथ संसद या राज्य विधानमंडल का एक मनोनीत सदस्य जो नामांकन के समय किसी राजनीतिक दल का सदस्य और जो अपनी सीट लेने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति से पहले किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बना है, यदि वह 6 महीने तक उक्त अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसे किया जाएगा। अब ऐसे में संसद या राज्य विधानमंडल का एक मनोनीत, यानी कि आप तो पहले तो नॉमिनेट किया गया आपको, अब नॉमिनेशन के बाद आपको लगा कि अब मुझे पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 6 महीने की समाप्ति के बाद अगर आपने कोई राजनीतिक दल या सदस्य बनने का प्रयास किया तो जो नॉमिनेटेड सदस्य है उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसको आप नॉमिनेटेड हैं तो लास्ट तक नॉमिनेटेड ही रहेंगे, आप कोई राजनीतिक दल बीच में ज्वाइन नहीं। इसी के साथ विधेयक में क्या किया गया, राजनीतिक दलों में विभाजन और विलय के संबंध में भी प्रावधान किया गया कि अगर विभाजन होता है, विलय होता है, तो विधेयक में एक विशेष प्रावधान शामिल किया गया ताकि सदन के पीठासीन अधिकारी जो होंगे, ठीक है, जो भी स्पीकर होंगे, ठीक है, जो भी लोकसभा अध्यक्ष होंगे, ऐसे पीठासीन अधिकारी निर्वाचित व्यक्ति को अपने राजनीतिक दल से संबंध तोड़ने में सक्षम बनाया जा सकेगा। कैसे आधार पर, यह प्रश्न की क्या संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य प्रस्तावित अयोग्यता के अधीन होगा, सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, यानी कि जो अध्यक्ष साथ में सभापति होंगे ऐसे लोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि वो उस सदन में बैठने के योग्य है या अयोग्य है, या उसकी योग्यता पर चर्चा यही लोग करेंगे। यहाँ प्रश्न स्वयं पीठासीन अधिकारी के संदर्भ में, वहां इस संबंध में सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि जो पीठासीन अधिकारी के बारे में अगर कोई बात है तब तो फिर निर्णय कौन लेगा, तो वहां पर सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य। अब किस किस आधार पर आपको अयोग्यता हो सकती है, दल बदल के आधार को देखते हैं। यदि उसने स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है, यदि वह राजनीतिक दल द्वारा इससे संबंधित है या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश के विपरीत किसी भी मामले में पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ऐसे सदन में वोट देता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है तो उसे पार्टी से
अब देखिए यहाँ पर बहुत ही ये समझने की बात है कि संसद कैसे चलती है। संसद चलती है बहुमत की। इसमें भी सबसे बेसिक चीज क्या है, अलग अलग चीजों पर वोट पड़ते रहते हैं। अब आप किसी पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी ने आपको बोला कि भैया आपको उपस्थित रहना क्योंकि मतदान में बिल्कुल सबकी आवश्यकता है। अब आप उससे गायब हो जाइए या क्रॉस वोटिंग करने लगे, पार्टी के खिलाफ जाने लगे, तो ऐसे में आपकी सदस्यता रद्द। ऐसे ही राजनीतिक दल व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा ऐसे मतदान या अनुपस्थित रहने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसे मतदान या अनुपस्थित रहने के लिए माफ नहीं किया गया। अगर पार्टी आपको माफ कर देती है 15 दिन के भीतर कि आप अनुपस्थित रहे या क्रॉस वोटिंग किए तब तो ठीक है। अगर पार्टी आपको 15 दिन के भीतर माफी नहीं देती है तो आपको दल से निकाला जा सकता है, दल परिवर्तन का कानून आपके ऊपर लागू हो सकता है। आपकी के साथ किसी सदन के निर्वाचित सदस्य को राजनीतिक दल यदि कोई हो से संबंधित माना जाएगा जिसके द्वारा उसे ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाए। ठीक है, तो पहले तो इस चीज समझ होते कि आप जिस पार्टी से हैं वही पार्टी आपकी है, और जहां सदस्य के रूप में नामांकन की तिथि वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य ऐसे राजनीतिक दल से ही संबंधित माना जाएगा, यानी कि आप उसको बीच में छोड़कर नहीं भाग सकते। आपने नाम डाला किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से, मैं इसी पार्टी के तहत चुनाव लड़ रहा हूं, तो आपको लास्ट तक उसमें समझ के चलना पड़ेगा। आपको बिल्कुल उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा लास्ट तक। इसी के साथ किसी अन्य मामले में उस राजनीतिक दल से संबंधित माना जाएगा जिसका वह सदस्य बनता है। जैसा भी मामला हो पहले बनता है उस तारीख से 6 महीने की समाप्ति से पहले जिस दिन वह अपनी सीट लेता है वह उसी पार्टी का सदस्य। अनुच्छेद 99, जैसा भी मामला अनुच्छेद 188 की आवश्यकताओं का अनुपालन करना है ताकि बैलेंस किया जा सके। आप पार्टी की सत्ता ग्रहण करने के बाद अगर छोड़ रहे हैं तो क्या क्या प्रावधान ये निर्धारित। सदन का मान लीजिए कोई निर्वाचित सदस्य जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य रूप में चुना गया, यदि वैसे चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है उसे सदन का सदस्य होने। आपको ये समझना तो आपको बता दें खड़े होते निर्दलीय। अब ये किसी से पार्टी से संबंधित नहीं, निर्दलीय अब चुनाव जीत गए। अब चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, चुनाव जीतने के बाद अब इनको लगा कि भाई अब मेरा अकेले काम नहीं चल रहा है और ही नहीं दे रहा, तो ऐसे में क्या करूं मैं। चुनाव जीतने के बाद अगर कोई निर्दलीय चाहे विधायक हो या सांसद हो कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी भी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आप निर्दलीय हो, निर्दलीय ही रहोगे, या तो आप पार्टी के क्या हो तो बात अलग है, नहीं तो आप निर्दलीय चुने गए हो तो आप निर्दलीय ही रहोगे। आप डायरेक्टली किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। इस बात यही बात करें, सदन का एक मनोनीत सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह वह अनुच्छेद 99 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद अपनी सीट लेने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद भी किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी पार्टी की सदस्यता छोड़कर किसी और पार्टी में डायरेक्टली शामिल हो जा रहे हैं तो भी आपकी सदस्यता रद्द कर दी। जैसा भी मामला हो अनुच्छेद 188 के तहत भी ये फॉलो अप होता है, इसको ध्यान में रखें। एक राज्यों से संबंधित है और एक केंद्र से। मान लीजिए किसी भी बात के बावजूद एक व्यक्ति जो संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1950 के प्रारंभ पर एक सदन का सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या नामांकित तो उसके साथ क्या होगा, संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर एक सदन का सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो नामांकित यानी कि इलेक्शन जीत के आया हो चाहे नॉमिनेट किया गया हो, जहां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो उसके ऊपर भी ये बात लागू होगी। ऐसे प्रायोजनों के लिए ऐसे सदन के रूप में चुने गए उम्मीदवार के रूप में चुना गया माना जाएगा। ठीक है, इस राजनीतिक दल से आया है, किसी भी अन्य मामले में सदन का एक निर्वाचित सदस्य माना जाएगा। ठीक है, और ऐसे प्रायोजनों के लिए किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य रूप में चुना गया हो उसके आधार पर भी 1985 के यानी कि आप चाहे इलेक्शन जीत चाहे पार्टी के चुनाव चिन्ह
या आपको कहीं से मनोनीत किया गया हो, नॉमिनेट किया गया हो, ऐसे आधार पर भी आप इसके तहत आएंगे। किसके तहत? 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत कि अगर आप किसी भी दल बदल करते हैं तो आपको बिल्कुल आपकी आधार पर सदस्यता रद्द। दल बदल के आधार पर अयोग्यता विभाजन की स्थिति में लागू नहीं होगी, जहां सदन का कोई सदस्य दावा करता है कि वह और उसके विधायक दल के अन्य सदस्य उस गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं जो विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ के मूल राजनीतिक दल में, और ऐसे समूह ऐसे विधायक दल के कम से कम एक तिहाई सदस्य। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस आधार पर बहुत सारी जगहों पर देखिए ऑलरेडी दल बदल होती है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता विभाजन की स्थिति लागू नहीं होगी। कब लागू नहीं होगी? मान लो कि कहीं पर 100 सदस्य हैं, 100 विधायक है इसको। अब इसमें से ठीक है आपके 1/3 विधायक, अब इसको देखते हैं मतलब 75 विधायक क्या कर रहे हैं, पार्टी से अलग होकर, ठीक है, पार्टी से अलग होकर विभाजन। ऐसे में ठीक है यह विभाजन नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके 1/3 सदस्य जो है, ठीक है, एक मत है। ऑब्वियस है, अल्पमत में कौन है? जो कि इसके मत से संबंधित नहीं है। तो देख रहे हैं कि एक तिहाई सदस्य अगर विभाजन कर रहे हैं तो ऐसे में उनकी सदस्यता नहीं रद्द होगी, सदस्यता रद्द नहीं होगी। अब इसको नीचे एग्जाम्पल से आपको बताएंगे, किसी राज्य का एक एग्जाम्पल आपको देके बताएंगे राज्य के एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, कि कैसे ये चलेगा। इसी के साथ मान लीजिए अपने स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है, तो ऑब्वियस है कि वो तो ऑब्वियस है, रद्द ही हो गया। ठीक है, सीधे सीधे सदस्यता रद्द मान ली जाती है। उसने ऐसी पार्टी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी देश के विपरीत ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान किया है या मतदान से अनुपस्थित रहा है। ऐसा मतदान या मतदान अनुपस्थित रहने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसी पार्टी, व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा अनुपस्थिति को माफ नहीं किया गया तो भी आप बाहर हो जाओगे। अब मान लीजिए क्या हुआ कि यहाँ पे चल रहा था, जैसे कि मान लीजिए कोई मुद्दा चल रहा है यहाँ पर सरकार के खिलाफ, मान लीजिए तो विपक्ष के तौर पर देखिए अगर, तो ज्यादा अच्छे समझ, सरकार में विपक्ष ने क्या किया, सरकार के खिलाफ लिया अविश्वास प्रस्ताव। एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसा कोई नहीं कि सब विपक्ष ही करेगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर अविश्वास प्रस्ताव। अब क्या किया, जिस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया उसने कहा कि सदन में हमारे सारे सदस्य उपस्थित, सारे लोकसभा के मेंबर मुझे चाहिए। उन्होंने कहा जितने भी सांसद चुन के आए हैं हमारी पार्टी से, उन लोकसभा के सारे सदस्य जो कि हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीत के आए। अब ऐसे में कोई सदस्य क्या करे, अब कोई सदस्य का मूड नहीं है उसमें चुनाव में, ठीक है, वहां पर जाकर अविश्वास प्रस्ताव में वोट करने, वो नहीं गया, पहली चीज उपस्थित हो गया, तब भी उसकी सदस्यता जा सकती है अगर 15 दिन के भीतर उसको, ठीक है, पार्टी से माफी नहीं मिली। दूसरा मान लीजिए क्या कहा गया था कि सरकार के खिलाफ हमें वोट करना है, उस अविश्वास प्रस्ताव को लाना है, और ये क्या करे, उसमें क्रॉस वोटिंग कर दें कि नहीं हम विश्वास के मत में, अविश्वास पे हम नहीं है। क्रॉस वोटिंग करने के बाद क्या हो रहा है पता तो चली जाता है। क्रॉस वोटिंग के मामले में भी आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। आपको बिल्कुल ये चीज ध्यान में रख के चलना है कि जब क्रॉस वोटिंग होगी तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी। कौन कार्यवाही करेगा? पार्टी कर सकती है या अधिकारी कर सकता है जिसने वोटिंग के लिए आपको कहा था। ऐसे में आपको सिर्फ 15 दिन का समय दिया जाता है। अगर आपको माफी मिल गई कि चलिए ठीक है हम आपको माफ करते, दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा, तो ठीक है, वरना आपकी सजा निश्चित तौर पर रद्द कर जाएगी। आपको पहले भी करा चुका हूँ तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय तभी हुआ माना जाएगा और केवल तभी जब 2/3 से कम हो संबंधित विधायक के दल के सदस्यों के विलय पर सहमत किए गए हों। तो अभी मैं जैसे बता रहा था कि कैसे इसमें विभाजन को रद्द किया जा सकता है या विभाजन को माना जा सकता है, उस आधार पर बात हो रही है। इस पर अभी आगे और चर्चा करने वाले, एग्जाम्पल के तौर पर आपको अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी मान लीजिए कोई व्यक्ति जो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष या सभापति उपसभापति के पद के लिए चुना गया हो, किसी राज्य की विधान परिषद या राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को इस
के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। मान लीजिए अगर कोई ऑलरेडी चुना गया है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति या राज्य के विधानसभाओं के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, तो उसको इस आधार पर, ठीक है, अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि वो अध्यक्ष बन गया, उपाध्यक्ष बन गया, सभापति बन गया, क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी बनता है और पीठासीन अधिकारियों को इससे थोड़ी, ठीक है, पीठासीन अधिकारियों को इसलिए छूट मिली हुई है, ठीक है, क्यों, मान लीजिए स्वेच्छा से राजनीतिक दल छोड़ा तब तो ठीक है, मान लीजिए तब तक राजनीतिक दल में दोबारा शामिल नहीं होता तो ठीक है, पार्टी बनाना, किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बनना अलग बात है, लेकिन पीठासीन अधिकारियों के लिए क्या होता है, पीठासीन अधिकारी जो बनेगा, अच्छा यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का मतलब जैसे अध्यक्ष। अब लोकसभा के अध्यक्ष बनने का मतलब है अब आप पार्टी विशेष के प्रतिनिधित्व में नहीं रहे, आप क्या बन गए, पीठासीन अधिकारी बन गए। अब आप वहां पे क्या कर रहे हो, पूरा सदन आप चला रहे हो, पूरा लोकसभा आप चला रहे हो, ऐसे में आपके लिए अयोग्यता की बात नहीं होगी कि आप ही अयोग्य है, आप तो पार्टी छोड़कर अध्यक्ष बने। ये बात ध्यान में रखना है कि ये अलग चीज होती है, इस आधार पर किसी को दल बदल के तहत, ठीक है, लागू नहीं किया जा सकता। यदि कोई यह प्रश्न उठाता है कि क्या सदन का कोई सदस्य इस के तहत अयोग्यता के अधीन है, प्रश्न को सभापति के निर्णय के लिए भेजा जाएगा। भाई कोई अयोग्यता की बात होगी तो कहाँ जाएगा, तो भी उसका सभापति होगा, उसके पास भेज दिया जाएगा। जैसा भी मामला होगा ऐसे सदन के अध्यक्ष और उनका निर्णय अंतिम होगा। यानी कि जब यहाँ पर अयोग्यता की बात होगी तो दो तरह से अयोग्यता चेक की, इसको ध्यान से समझ लीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाए। एक तो अयोग्यता चेक की जाती है कि आप डिस्क्वालीफाइड हो, किस आधार पर आप डिस्क्वालिफिकेशन आपका चेक किया जाता है कि आपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि भाई क्या बोलते हैं कि आपको कहीं भी, ठीक है, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना, गलत जानकारी नहीं देना, वो सब चीजें अलग चीजें। अगर उस आधार पर होता है तो उस अयोग्यता को कौन देखता है, अयोग्यता की जब बात आएगी, डिस्क्वालिफिकेशन की बात आएगी शुरुआत में, तो वो देखता है राष्ट्रपति। इसको ध्यान में रखिए, आप कंफ्यूज मत हो गया, इससे आपको बता रहे हैं। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा और उस आधार पर उस डिस्क्वालिफिकेशन को चेक करेगा कि आपके अंदर किस तरह की अयोग्यता है। अब ये निर्वाचन आयोग जो सलाह देगा उस आधार पर, अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, नहीं, यहाँ पर दल बदल में मामला एकदम उल्टा है। दल बदल में कौन फैसला लेता है, जब दल बदल की बात आएगी तो यहाँ पर फैसला लेता है आपका जो स्पीकर होगा यानी अध्यक्ष होगा, जो सभापति होगा, सभापति लेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे काम करेगा, राज्य विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, राज्यसभा दोनों में। तो इसको ध्यान में रख के चलना, इनके पास जाएगा दल बदल से संबंधित है। यहाँ पर दल बदल से कुछ लेना देना नहीं है, सीधा सीधा डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। तो दल बदल में जब आएगा तो दल बदल में राष्ट्रपति का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसको ध्यान में रखें। तो इनका फैसला अंतिम होगा, जो स्पीकर बता देगा, जो सभापति बता देगा, उसका फैसला अंतिम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के चलना है। मान लीजिए जहां प्रश्न उठता है कि किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है, ठीक है, अयोग्यता के अधीन हो गया, तो प्रश्न को सदन के ऐसे सदस्य के निर्णय के लिए भेजा जाएगा जिसे सदन इस संबंध में चुन सकता है कि एक कोई व्यक्ति चुना जाएगा और इसका निर्णय अंतिम होगा अगर इनसे संबंधित ही प्रश्न उठाता है तो। ये सबके लिए व्यवस्था इस अनुसूची के तहत यह भी किया गया कि सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न के संबंध में क्या होगा कि जो कार्यवाही की जाएगी, सभी कार्यवाही को अनुच्छेद 122 के अर्थ के तहत संसद में कार्यवाही माना जाएगा। किसी राज्य की विधानमंडल में कार्यवाही अनुच्छेद 212 के अर्थ के अंतर्गत हो सकती है, यानी आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212। आर्टिकल 122 सदन यानी कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है, अनुच्छेद 212 यानी कि आर्टिकल 212 कहाँ पे, राज्य विधानसभाओं की बात। इसी के साथ जो सबसे बड़ी चीज है कि न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगी। इस संविधान में बात के बावजूद इस अनुसूची के तहत सदन के किसी सदस्य की अयोग्यता से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में किसी भी न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रावधानों के अधीन सदन के सभापति और अध्यक्ष इस अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बना सकते हैं और विशेष रूप से और इसके बिना पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए ऐसे नियम प्रदान कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर प्राधिकार किसके हाथ में दिया गया, उस अध्यक्ष और सभापति के। यहीं पे अगर बात करें कि मान लो कोई राजनीतिक दल हो, यदि कोई हो तो संबंधित रजिस्टरों या अन्य विलेखों का रखरखाव जिसमें सदन के विभिन्न सदस्य शामिल हो। रिपोर्ट जो सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधायक के रूप दल के नेता को पैराग्राफ 2 के अंतर्गत सबमिट की गई हो।
प्रकृति किसी भी क्षमा के संबंध में प्रस्तुत करनी होगी, ऐसा सदस्य वह समय इसके भीतर वह प्राधिकारी जिसे ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जैसे अभी मैं 15 दिन वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसके बारे में बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई दिक्कत पैदा होती है तो 15 दिन के अंदर अगर आपको माफी मिल जाती है तो ऐसे में आपको बिल्कुल सदस्य पद से हटाए जाने पर रोक लग सकती है, तो ध्यान में रखें। इसी के साथ किसी सदन का सभापति या अध्यक्ष जो होगा अनुच्छेद 105 के प्रावधानों ऐसा भी मामला हो, साथ में अनुच्छेद 194 और इस संविधान के तहत उसके पास मौजूद किसी भी अन्य शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साथ में किसी भी जानबूझकर उल्लंघन का निर्देश दे सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि ऐसी चीजों को यानी आर्टिकल 105 194 को देखते हुए चलना है। पैराग्राफ के तहत बनाए गए नियमों के किसी भी व्यक्ति से सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन के समान ही निपटा जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखें। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री और अन्य विधायकों के विरुद्ध दल बदल विरोधी प्रक्रिया को लंबा खींचने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सरकार लगाई थी, बीच में आपने देखा। न्यायालय ने अयोग्यता की कार्यवाही की प्रगति में कमी पर असंतोष व्यक्त किया और अध्यक्ष से 2 महीने के अंदर निर्णय लेने का आग्रह किया था। देखिए अभी ये बहुत ही बड़ा विवाद हुआ था। इससे पहले न्यायालय ने स्पीकर को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करने का निर्देश भी दिया है। और अब इसको चीजें एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे कि क्या चीजें हो रही। पहले समझ लीजिए कि हुआ क्या। आप दल बदल का एक एग्जाम्पल लेंगे, उस आधार पर चीजें समझते रहेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ। पहले लेंगे पृष्ठभूमि, देखते हैं वर्ष 2022 में क्या हुआ। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा दिया है। इस जगह पर दूसरी सरकार का गठन हुआ जिसमें शिवसेना का एक गुट शामिल था, यानी उन्हीं के गुट शामिल थे। शिवसेना से अलग हुए गुट के नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री थे। इस आधार पर बहुत ही विवाद। इसके बाद ठाकरे समूह द्वारा महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल के इस्तीफे से पूर्व पास प्रस्ताव के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की। अब याचिका दायर हो गई और अयोग्यता की स्थिति में न केवल शिवसेना विधायकों पर बल्कि मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे पर भी इसका असर पड़ेगा। इस बात को लेकर थोड़ा चर्चा शुरू, लेकिन हुआ क्या, मामला पलट गया। कि दल बदल में क्या है, दल बदल की विशेष स्थिति है कि कानून पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने पर सांसदों और विधायकों को दंडित किया जाएगा। ठीक है, दल बदल को क्या किया गया, 1985 में से 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। तो हुआ क्या, यहाँ पर एक एकनाथ शिंदे की खास बात क्या हुई कि इनको ने पार्टी छोड़ने के साथ ही इनके तहत कुछ चीजें शामिल हुई। यदि सांसद और विधायकों के दल बदल के लिए दंड के बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति देता है क्या। ठीक है, जब 1/3 सदस्यों की जो मैं बात बता रहा था, यह साथ ही दल बदल करने वाले सांसदों को समर्थन यानी स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं किया जा सकता। और ऐसे में क्या हुआ, 1/3 सदस्य जो है एकनाथ शिंदे गुट के साथ जुड़ गए। लगभग 55 सदस्य थे इनके पास, शिवसेना के पास। में से 48 ने किसका समर्थन कर दिया, एकनाथ शिंदे का। लगभग 38 सीट लगनी थी इसके लिए। ठीक है, उसमें 48 इनके पक्ष में हो गए, जिस वजह से दल बदल नहीं माना गया। और देखिए अभी भी एकनाथ शिंदे की सरकार चल रही है और आप इसको समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रावधान की वजह से दिक्कतें भी पैदा होती रही। फिर क्या किया गया, बाद में थोड़ा सा इसमें और बदलाव करने के प्रयास किए गए, लेकिन 91वें संवैधानिक संशोधन नियम 2003 द्वारा इसमें बदलाव कर दिया गया कि अब कानून की नजर में वैधता के लिए किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों के विलय पक्ष में होना अनिवार्य है। यानी कि जो 1/3 था इसको क्या कर दिया, 2/3 कर दिया। ठीक है, 2/3 सदस्य आपके जाने जरूरी हैं, तो अब इसको क्या कर दिया गया, 2/3। तो सॉरी मैं पिछला जो बता रहा हूँ 1/3 नहीं, 2/3 सदस्य थे थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। कितने चाहिए थे, लगभग 37-38 सदस्य चाहिए थे, जिसमें से 48 सदस्य इनके पक्ष में। कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से उसी सदन की एक सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। साथ में दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय ऐसे सदन के सभापति और अध्यक्ष को प्रेषित किया जाता है। यह प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के अधीन आ चुकी है, जो कि पहले नहीं थी। अब 91 संविधान संशोधन नियम 2003 द्वारा अब ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत भी है कि मान लीजिए किसी को दल परिवर्तन के आधार पर क्या किया गया, ठीक है, बाहर कर दिया गया। तो पहले जो 1985 में नहीं शामिल था, कोर्ट नहीं इन्वॉल्व हो सकता था। 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अब ये जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि किस आधार पर आपने, ठीक है, इसको अयोग्य ठहराया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। हालांकि कानून ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता जिसके भीतर
पीठासीन अधिकारी यानी जो स्पीकर होगा या जो सभापति होगा वह दल बदल मामले का फैसला करने के लिए अनिवार्य होता है। और इसी बात को लेकर अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के, ठीक है, स्पीकर को समझाया था कि आप 2 महीने के अंदर फैसला लीजिए, आप इतने दिन तक इसको लटका के नहीं रख सकते कि कौन सा अयोग्य हुआ या नहीं अयोग्य हुआ। इस बात को लेकर जो चर्चा हुई थी जब शुरुआत में 2022 में जब ये दल बदल हुआ। अब सबसे बड़ी चीज है कि दल बदल कानून की चुनौतियां क्या। दल बदल विरोधी कानून के पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल किसी अन्य दल में विलय करता है तो उसके सदस्य अपनी सीटें नहीं खोएंगे। और ये बड़ी समस्या है कि मान लीजिए दो पार्टियों में आपस में विलय हो जाता है तो इसमें दल बदल नहीं के साथ इस विलय के लिए सदन में उस पार्टी के पास कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। वही सेम चीज जो मैं भी बता रहा था कि 2/3 अगर सदस्य आपके सपोर्ट में है तो आप बिल्कुल विलय कर सकते हैं, किसी भी पार्टी में सदस्यों को ले जा सके, इसमें आपको दल बदल नहीं माना जाए। कानून यह है नहीं बताता कि विलय करने वाली पार्टी का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर आधार है या नहीं। तो ये भी एक चिंता का विषय है और ये बहुत बड़ी चुनौती पैदा करता है। इसी के साथ प्रतिनिधि और संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करता है। कैसे? कानून बनने के बाद सांसद या विधायक को पार्टी के निर्देशों का आंख मूंद कर पालन करना पड़ता है। कानून के बाद क्या होता है, सांसद या विधायक को पार्टी के निर्देशों का आंख बनकर पालन करना पड़ता है। उन्हें या अपने निर्णय से वोट देने की आजादी नहीं होती। जो आपका, ठीक है, जो अधिकारी आपको जारी कर दिया कि आपको इस पर पॉजिटिव वोट देना है यानी पक्ष में वोट देना है या विपक्ष में वोट देना है वही करना पड़ता है। आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, वरना आपको क्या कर दिया जाएगा, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर थोड़ी चिंता है। जो चुनकर आया है वो अपने विवेक से काम नहीं कर सकता, उसे आंख मूंद कर सिर्फ पार्टी जो बोलेगा उसी ऑर्डर को फॉलो। दूसरा बोल रहे दल बदल विरोधी कानून ने विधायकों को मुख्य रूप से उनके राजनीतिक दल के प्रति जिम्मेदार ठहराकर जवाबदेही की श्रृंखला को बाधित कर दिया गया है। क्योंकि जो पार्टी लाइन से हटकर काम करेगा वो बाहर हो जाएगा। तो मजबूरी में अगर कोई सही गलत भी फैसला करना है, उनके अपने विवेक से भी अगर चीजें लग रही कि नहीं गलत है, तो भी जो पार्टी ने कहा उसी आधार पर उनको काम करना पड़ता है। और ये बड़ी परेशानी का विषय है। इससे देखिए बहुत बार फ्रस्ट्रेट होकर बहुत लोग पार्टी छोड़ देते हैं या दल बदल कर लेते हैं या अब छोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसी वजह से भी कभी कभी क्योंकि अपनी चीजें समाप्त हो जाती है। इसी के साथ सबसे बड़ी समस्या जो आती है अध्यक्ष की विवादास्पद। दल बदल विरोधी मामले में सदन के सभापति जो अध्यक्ष होते हैं, निर्णय की समय सीमा से संबंधित कानून में कोई स्पष्टता नहीं है कि कब तक भैया आप निर्णय दोगे कि कौन अयोग्य घोषित हुआ या नहीं। कुछ मामलों में 6 महीने और कुछ में 3 वर्ष भी लग जाते हैं। कुछ ऐसे मामले भी है जो अवधि समाप्त होने के बाद निपटाए जाते हैं। यानी कि अब 5 साल का कार्यकाल था, दल बदल हुआ, कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद मुद्दा निपट रहा है कि कौन था अयोग्य कौन था नहीं अयोग्य। अब तो चले ही गए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे चीजों को थोड़ी समय सीमा निर्धारित करने की भूमिका है कि आपको 2 महीने 1 महीने 15 दिन के अंदर फैसला लेना जरूरी है, जिससे समस्या बनती है। इसी के साथ विभाजन की कोई मान्यता नहीं। 91 संवैधानिक संशोधन नियम 2004 के कारण, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून ने दल बदल विरोधी शासन को एक अपवाद बनाया। कैसे? हालांकि इस संशोधन किस पार्टी में विभाजन को मान्यता नहीं देता है, बल्कि इससे बजाय विलय को मान्यता देता है। और इस आधार पर लोग क्या करते हैं, 2/3 लोग लेकर भाग जाते हैं दूसरी तरफ चुने हुए लोगों को, और उसके आधार पर आप उनको अयोग्य नहीं। केवल सामूहिक दल बदल की अनुमति दी गई। यानी ये सामूहिक दल बदल क्या है, एक साथ कई सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की अनुमति देता है। लेकिन व्यक्तिगत दल बदल यानी बारी बारी या एक एक करके सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। अतः इसमें निहित खामियों को दूर करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है ताकि इसको भी रोका जा सके। आधार पर अगर देखे जाए, इसमें चिंता जताई गई है कि यदि कोई राजनेता किसी पार्टी को छोड़ता है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उस अवधि के दौरान उसे नई पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए। ये भी एक समस्या का विषय है, को भी सुलझाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए क्या परेशानी होती है कि मान लीजिए कि पार्टी लाइन से हट के आप काम नहीं कर सकते तो बहस और चर्चा पर प्रभाव पड़ता है। बहस और चर्चा को बढ़ावा देने के बजाय भारत के दल बदल विरोधी कानून ने पार्टियों और आंकड़ों पर आधारित लोकतंत्र को निर्माण किया है। ठीक है, इसी वजह से परेशानी होती है। इससे संसद में किसी भी कानून पर होने वाली बहस कमजोर हो जाती है तथा असहमति एवं दल बदल के बीच अंतर नहीं रह जाता। यानी कि आप सीधा सीधा समझिए कि आपने कुछ पार्टी लाइन से हटकर काम किया, भले आपने किसी चीज को अच्छे वे में सपोर्ट किया तो भी आप बाहर हो सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ी परेशानी का विषय बनता है। में आगे क्या हो सकता है, कैसे इसकी, ठीक है, चुनौतियों को निपटा जा सकता है, कैसे इसमें सुधार किया जाता है,
कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि कानून केवल उन वोटों के लिए नहीं मान्य होना चाहिए जो सरकार की स्थिरता का निर्धारण। उदाहरण के लिए वार्षिक बजट का अनुमोदन अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होना, इस पर क्या होता है, उन वोटों के लिए मान्य नहीं होता, तो सरकार की स्थिरता का निर्धारण करते हैं। इस पर और भी खुली बहस होनी चाहिए और भी प्रॉपर वे में चीजों को बनाना चाहिए। साथ में राष्ट्रीय संविधान प्रकार समीक्षा आयोग जो बनता है, उसके तहत विभिन्न आयोगों ने सिफारिश की है कि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का निर्णय पीठासीन अधिकारी के बजाय राष्ट्रपति सांसदों के मामले में अथवा राज्यपाल विधायकों के मामले द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर किया जाना चाहिए, ताकि प्रॉपर वे में फैसला हो सके। इस बात को लेकर बिल्कुल बहस है कि बिल्कुल इसको फिर से राष्ट्रपति जब और राज्यपाल के पास भेज देना चाहिए। और आप जानते हैं हुलवन के मामले में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा था, इन्होंने कहा अध्यक्ष का कार्यकाल सदन में बहुमत के निरंतर समर्थन पर निर्भर है और इसलिए वह ऐसे स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, क्योंकि जो अध्यक्ष बनता है वो कहीं ना कहीं जो पार्टी जीत कर आई रहती है उसके सदस्य होते हैं और वही उसको अपना अध्यक्ष बना के रखी रहती है। तो ऐसे में वो भी पार्टी लाइन से हटकर प्रयास नहीं करते, जो अगर कहा जाता है उसी आधार पर वो फैसले लेते हैं। और ऐसे में जो मेन तो कहा जाए कि न्यायिक प्राधिकरण की जो आवश्यकता है, जो स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के तहत कार्य करता है कि हाँ किसी आधार पर अयोग्यता का आपने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष तौर पर लिया है, यह नहीं माना जाए। वही बात करें होलन के मामले में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि अध्यक्ष ऐसे स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण की मानदंडों को पूरा नहीं करते, क्योंकि उनका कार्यकाल सदन में बहुमत के निरंतर समर्थन पर निर्भर है। जब तक वो बहुमत का समर्थन है तभी तक उनका कार्यकाल वैलिड होगा। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजों में सुधार की आवश्यकता है। चलिए थोड़ा सा समाप्ति के गार पे पहुंच चुके हैं, तो आपके लिए बता दें कि इस समय बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट मिलेगा कैसे, जैसे आप CU5 कोड लगाएंगे, इस CU5 कोड को लगाते ही आपको लगभग 50% का डिस्काउंट एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके तहत आपको मिलने वाला लगभग 24,000 से ज्यादा MCQs मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। प्लस आपका टेस्ट सीरीज आपको ढेर सारी मिलेगी, जिसमें आपको इवेल्युएट करके बताया जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इसी के साथ आपको मिलने वाला है कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। और साथ में एक्सटेंशन भी बहुत सारे बैचेस पे है। अगर आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत हो रहा है, ऐसी कोई परेशानी आ रही है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपको एक्टिवेट कैसे होंगी, जब आप CU5 कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट के साथ ये सारे ऑफर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आप EMI बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। ये जल्दी करो, जल्दी CU5 कोड लगाओ, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। फिर ऑफर आ जाएगा आपका, ठीक है, 5% 10% पे आपका नुकसान ही होगा। तो अभी जितना ज्यादा डिस्काउंट आप ले सकते हैं, लगभग 50% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो जल्दी उसका फायदा उठाइए और जल्दी से CU5 कोड लगाकर ढेर सारे बैचेस क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के लिए आपको बता दें कि सब एग्जाम पर चलेगा, ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन सिर्फ UPSC के लिए। आप किसी भी एग्जाम, किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए लगाना चाहें तो CU5 कोड लगा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप CU5 कोड लगाइए और अपने बैच को ज्वाइन करिए, जिससे आपका भविष्य उज्जवल। आज आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बस करना एक और छोटा सा काम है कि आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, साथ ही आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए और लाइक और कमेंट। और इसी के साथ अगर आपको मेरी फ्री क्लासेस करनी है तो फ्री क्लासेस आपको कहाँ मिलेगी, इसमें मैं ढेर सारे MCQs आपको करा रहा हूँ और उसी के साथ पूरा चैप्टर वाइज करा रहा हूँ MCQs आपके पॉलिटी के। तो आपको मिलेगी कहाँ पे क्लास, आपको मिलेगी ये क्लास आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर जाकर आप सर्च करिए मेरा नाम शिव मोहन। जैसे आप शिव मोहन सर्च करेंगे आपको शिव मोहन धर्मराज शर्मा के नाम से ID मिल जाएगी। आप उस पर जाइए और क्लास को इनरोल करिए। आपकी डेली बेसिस पर श्रृंखलाएं चल रही हैं, डेली बेसिस पर एक एक चैप्टर कर रहे हैं, पॉलिटी साथ में IR आने वाला, साथ में करंट अफेयर्स, सबके MCQ सॉल्व करने वाले हैं, साथ में आपको चैप्टर भी पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप उस फ्री क्लासेस को ज्वाइन करिए, कहाँ पे, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर, और इनरोल करिए क्लासेस को, ताकि जैसे क्लास हो आपको पता चल जाए। ID जरूर फॉलो करिए ताकि आपको तुरंत वो चीजें पता चल जाए। तो फ्री क्लासेस है, आप कभी भी चाहे देख सकते हैं जब आपका दिल करे। बहुत सारे ऑलरेडी हम लोग ऑलमोस्ट पूरी पॉलिटी के चैप्टर वाइज हमने कंप्लीट कर लिए हैं और भी ढेर सारे क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने हैं। तो चलिए आज के साथ यह श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो रही है। कल फिर से नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आज हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।